जब मैंने ये सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतना सुदर्शन, इतना सक्षम, इतना क्वालिफाइड ऐसे लड़के ने ऐसी हरकत की। उसको क्या कमी थी? उसे इतने एक्सट्रीम पर जाने की क्या ज़रूरत थी? उसने अपनी जान लेने की क्यों कोशिश की थी? उसने कहा कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ। पिता से नफरत? ऐसा क्या हो गया था? पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छा रसूख था उनका। हाँ, डिसिप्लिन के बहुत पक्के आदमी थे। सुबह गोल्फ खेलना, ठीक टाइम पर ऑफिस जाना, ऐसा लगता था जैसे कि हर टाइम उनका सेट है। किस वक्त में उन्हें क्या करना है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से MBA किया था और वो चाहता था किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना। पिता नहीं चाहते थे। पिता चाहते थे कि भाई बिजनेस इतना बड़ा है, इतना अच्छा हो, तुमने इतने अच्छे कॉलेज से MBA किया, बिजनेस संभालो। पर बेटे को ये मंजूर नहीं था। पिता ने आदेश दे दिया, या तो बिजनेस करो या फिर तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और बस बच्चे ने ये स्टेप उठा लिया। सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं घटी, पर एक प्रश्न जो हमेशा से जनमानस में तारी रहता है वो ये कि पिता और पुत्र के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। 20वीं सदी के महान लेखकों में से एक फ्रेंच काफ्का अपने पिता से जीवन भर आक्रांत रहे। उनके पिता हरमन काफ्का बहुत लंबे चौड़े, लहीम शहीम, हिस्ट पुस्ट और बहुत सफल बिजनेसमैन थे। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से थे। उन्होंने अपने जीवन को बहुत मेहनत और संघर्षों से बनाया था। और जब फ्रेंच पैदा हुए तो बहुत दुबले पतले, मरियल से, इम्यूनिटी बहुत वीक थी, बार बार बीमार पड़ जाते थे। पिता को लगता था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जैसे तगड़े और सफल आदमी का बेटा इतना मरियल, इतना तुच्छ, इतना निरर्थक, ऐसा हो कैसे सकता है। और होता यूं था कि बात बात में पिता बेटे की औकात बताया करते थे। काफ्का को लगता था कि पूरा जीवन, पूरा प्रशासन, पूरा राज्य, पूरी संस्थाएं पिता के खौफ से आक्रांत थे। उनकी कहानियों में हर जगह, उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन हर जगह जो कोई भी बॉस के रूप में दिखाई देता है, जहाँ कहीं भी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे वो किसी संगठन का मुखिया हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया हो, सभी में पिता की प्रवृत्ति और पिता की दमनकारी प्रवृत्ति काफ्का को दिखाई देती थी। यहाँ तक कि उनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है मेटामॉर्फोसिस, उसका नायक गेगोर जब एक दिन सुबह आँख खोलता है तो उसे लगता है कि वो कीड़े के रूप में बदल गया है। अब सारी समस्या उसकी ये है कि वो पलंग के नीचे पड़ा है और उसे ये डर सताता रहता है कि कहीं वो पिता के बूट के नीचे आकर कुचल न जाए। बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि वो जो पलंग के नीचे कीड़ा पड़ा हुआ है वो इस परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। ये क्या बयान करता है? यही कि गेगोर इतना तुच्छ, इतना निरर्थक है कि परिवार उसे अपने सदस्य के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। काफ्का की एक और महान कहानी द जजमेंट, जिसका नायक जॉर्ज अपनी ज़मीन बनाता है, अपना बिजनेस तैयार करता है। हालांकि वो बिजनेस उसके पिता का ही था, पर इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिबल है कि वो अपने दोस्त को अपनी सफलताओं के बारे में बताना भी नहीं चाहता, इसलिए कि उसका दोस्त इस समय एक असफल व्यक्ति है। उसे लगता है कि कहीं मैं अपनी सफलताओं के बारे में बताऊंगा तो उसे दुख न पहुंचे, उसे निराशा न हो, और इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने दोस्त को नहीं बताता है। अपने माँ की मृत्यु के बारे में भी नहीं बताता है। और एक दिन जब वो पिता के कमरे में जाता है तो देखता है कि अरे पिता तो एक अंधेरे से कमरे में रह रहे हैं। उसकी संवेदना जग जाती है। वो पिता को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि आप यहाँ रहिए। जब पिता को लिहाफ उड़ाता है तो पिता कहते हैं कि क्या मैं पूरी तरह कवर हो गया हूँ? तो कहता हाँ, पूरी तरह कवर है। और यहीं उसके पिता का रिएक्शन शुरू होता है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी चीज़ों पर उसके पुत्र ने अधिकार कर लिया है। वो कहते हैं कि तुम बचपन में इनोसेंट तो थे,
तुम एक इनोसेंट बच्चे थे, लेकिन तुम अब इस समय एक डेविल ह्यूमन हो, एक शैतानी इंसान हो गए हो। जॉर्ज को ये समझ में नहीं आता पिता की इस भर्त्सना या इस उपेक्षा का वो क्या जवाब दे। वो कई बार उनसे बात करने की कोशिश करता है या एक सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तब पिता खड़े हो जाते हैं और धिक्कारते हुए कहते हैं कि तुम जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए। जॉर्ज इसको जजमेंट के रूप में लेता है। उसे लगता है कि पिता ने आदेश दे दिया है। वो अपने घर के बगल की नदी के ब्रिज पर जाता है और चिल्ला कर कहता है कि मेरे पेरेंट्स, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और छलांग लगा देता है। पिता और पुत्र के बीच ये कैसा रिश्ता है जहाँ इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। काफका के मन में हमेशा ये प्रश्न बना रहता है कि मेरे पिता लंबे चौड़े हृष्ट पुष्ट हैं और मैं एक कमज़ोर हूँ, तो क्या मेरे पिता मुझे डरा सकते हैं? क्या किसी को इसलिए इतना ज़्यादा अधिकार मिल सकता है कि वो हमसे 25-30 साल पहले पैदा हुआ है? क्या पिता होने से उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो हम पर हुक्म चला सकें? और क्या पिता की सत्ता ऐसी है कि उसके सामने मैं एकदम तुच्छ और निरर्थक हूँ, वर्थलेस हूँ? क्या पिता होना जालिम होना है? और क्या पिता की सत्ता के समक्ष हम सब तुच्छ और वर्थलेस हैं? जिसे दुनिया 20वीं सदी के महान कहानीकारों में शुमार करती है, वो अपने पिता की नज़र में एक निरर्थक व्यक्तित्व थे और उन्हें खुद भी ऐसा लगता था कि मैं किसी काम का व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने अपनी रचनाएं जो है वो अपने दोस्त ब्रॉड को दी और कहा कि मेरे मरने के बाद इसे जला देना। पर ब्रॉड ने इसे जलाया नहीं, ब्रॉड ने इसे प्रकाशित किया और आज दुनिया का साहित्यिक समाज ब्रॉड का इसलिए एहसानमंद है। कई बार पिता अपनी असफलताओं से निजात पाने के लिए अपनी संतान को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जो असफलताएं उन्हें मिली हैं, उनकी संतान की सफलता इतनी ज़्यादा हो कि वो उसमें छप जाए। माइकल जैक्सन के पिता ने बहुत ज़्यादा हार्डशिप की उन पर, इतनी ज़्यादा कि माइकल एक कामयाब शख्स तो हुए, लेकिन जीवन भर अपने पिता से नफरत करते रहे। जोसेफ स्टालिन जो सोवियत संघ के तानाशाह थे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने सोवियत संघ पर शासन किया था, उनका बचपन भी कुछ ऐसे ही था। उनके पिता भी उनसे बहुत सख्ती से पेश आते थे और इस हद तक कि एक बार उन्होंने उनका एल्बो भी तोड़ दिया था। वो चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने, लेकिन स्टालिन को कुछ और ही बनना था। और वो स्टालिन जब सत्ता में आते हैं तो कहा जाता है कि दसियों लाख लोग उनके एक आदेश पर समाप्त कर दिए गए। स्टालिन कहा करते थे कि 1 मैन 1 प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम। एक बार तो उनकी माँ ने कहा था कि काश अच्छा ही होता कि तुम प्रीस्ट हुए होते। मैं नहीं मानता कि सभी पिता ऐसे हैं, पर जो कोई भी ऐसे हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि एक संतान के उत्पन्न होने के बाद पिता को ईश्वरत्व का बोध होता है। उसे लगता है कि वो ईश्वर हो गया, उसने क्रिएशन किया है। और जब ये क्रिएशन किया है तो किस लिए किया है? आपने वो गीत सुना होगा कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये जो राज दुलारा है, ये जो बचपन का तारा है, ये जो खुशियों का सबब है, वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है, पिता में एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि ये जो मेरा क्रिएशन है, ये कैसे ऐसा बने कि बाद में चलकर एक वट वृक्ष की तरह हो, जिसमें मैं अपना बुढ़ापा जिसके साए में बैठकर बिता सकूं। शायद वो ये भी सोचता है कि समाज उसको किस नज़र से देख रहा है। उसको एक दिन समाज में जाना है और समाज उसकी क्या प्रतिष्ठा होनी है। पिता इनसिक्योर हो जाता है। वो कोशिश करने लगता है कि अब अनुशासन की ज़रूरत है, अब इसको सही तरीके से संभालने की ज़रूरत है, कहीं ये बिगड़ न जाए, कहीं इसमें गलत चीज़ें न पैदा हो जाए और जो उसकी आशा और आकांक्षा है वो उसके विपरीत न चला जाए। पिता कुछ ज़्यादा ही मुश्किल में पड़ जाता है और वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है उसे उस तरह बनाने के लिए जैसा कि उसके दिमाग में उसका नक्शा है। पर पिता भूल जाता है कि ये कोई इमारत नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है
जिसका एक नक्शा बना लिया गया है और उस नक्शे पर एक इमारत तामीर की जा सकती है। ये एक चेतना है, ये कॉन्शसनेस है कि ह्यूमन है, और ये बस पिता के माध्यम से आया है। पिता को ये नहीं लगता, पिता उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, इस पर तो पूरे वंश का अधिकार है। आप देखें तो जनरेशन से जितने एंसेस्टर्स हैं सबका कुछ न कुछ लेकर वो आया है, और इस हिसाब से ये पता नहीं है कि उसमें क्या संभावना है। वो अनंत संभावनाओं का प्राणी है, वो क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिता तो ये सोचता है कि समाज में ऐसा बनना चाहिए, उसको एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहिए, या बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए, या बड़ा लॉयर बनना चाहिए, बड़ा लीडर बनना चाहिए, और बिजनेसमैन भी बनना चाहिए, बहुत कुछ। तो पिता ने एक चीज़ें गढ़ ली हैं, उनके मानदंडों के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो तो एक स्वतंत्र चेतना है, पता नहीं वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा। और तब पिता उस पर कठोरता करने की कोशिश करने लगता है। ये कुछ ऐसे ही है कि कुछ बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कठोरता कर दी जाए, कुछ ज़्यादा ही उद्यम कर दिया जाए, कुछ ज़्यादा ही प्रयास कर दिया जाए, और ये भूल जाते हैं कि उसको रिस्पॉन्स देने वाला आदमी कोई पत्थर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई मशीन नहीं है, वो एक ह्यूमन है। पिता को तनाव है कि शर्मा जी का बेटा तो ये कर लिया, वर्मा जी का बेटा तो वहाँ पहुँच गया, और चतुर्वेदी जी का बेटा तो कितना नाम कर रहा है, और मेरा बेटा अब सारी संभावनाएं, सारी आशाएं, सारी अपेक्षाएं उस मासूम पर, उस नन्ही सी जान पर थोप देता है। पर क्या पिता को ऐसा करना चाहिए? अगर पिता ये सोच ले कि ये जो कॉन्शसनेस जो मेरे थ्रू इस दुनिया में आया है, मैं उसका सर्वाधिकारी नहीं हूँ, उसे जो कुछ भी बनना है, उसमें जो भी संभावना है, उसका जो भी चुनाव है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसके लिए वैसी परिस्थिति पैदा कर पा रहा हूँ? क्या ऐसा माहौल मैं उसे दे पा रहा हूँ ताकि जैसे एक फूल अपनी संभावनाओं के रूप में पूरी तरह खिलता है, वैसे मेरी संतान, मेरा पुत्र अपनी संभावनाओं को प्राप्त कर पाता है कि नहीं? मेरी क्या सोच है, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या पिता इससे मुक्त हो सकता है? ऐसा नहीं है कि सारे पिता ऐसे ही होते हैं, उनकी ऐसे ही मुश्किल होते हैं। बहुत सारे पिता बहुत उदात्त और बहुत ज़्यादा त्याग करने वाले भी हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो अब वो नहीं है, और वो रेलवे में काम करते थे। उनका एक अच्छा सा बच्चा था, लेकिन उस समय बेरोज़गारी बहुत थी, उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। दुर्भाग्य से वो बीमार हुए और उनकी बीमारी लंबी चली। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस नौकरी में रहते हुए इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। ऐसा होता है रेलवे वगैरह में, सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। और उन्होंने चालाकी से अपनी दवाएं खाना बंद कर दी, और ऐसा ही हुआ। एक दिन वो चले गए और उनकी संतान को उनकी जगह कंपनसेशन में, या कह सकते हैं एक्सग्रेशिया से, नौकरी भी मिली। तो ऐसे भी करने वाले लोग हैं, ऐसे भी पिता हैं। मैं नहीं समझता ये कितना उचित था, लेकिन फिर भी एक पिता ने ऐसा निर्णय लिया। एलिजाबेथ जेनिंग की एक बहुत सुंदर सी कविता है, फादर टू सन। उसमें पिता कहता है कि ये जो लड़का है मेरा, ये जो मेरी संतान है, ये जो मेरा बच्चा है, ये जैसे जैसे बढ़ रहा मेरे लिए अजनबी होता जा रहा है। बचपन में कितना मुझसे प्यार करता था, कितना हिलता मिलता था, कितना मेरे साथ खेलता था, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है कि मैं इसे पहचानता ही नहीं हूँ। ये क्या सोचता है, ये क्या करता है, इसकी इच्छाएं क्या हैं, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, ये कुछ भी मुझे पता नहीं चलता। मैंने एक पौधा लगाया था और मैं समझता था कि इसका शेप कुछ ऐसा होगा, पर वो इसके विपरीत एक अलग तरह से डेवलप करता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में उसको बाहर जाना है, दुनिया का सामना करना है, और ये बहुत मुश्किल होगा अगर उसका पिता उसके साथ नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिता और पुत्र को एक साथ इस प्लेनेट पर, इस घर में एक साथ रहना चाहिए। तमाम डिफरेंस के बावजूद भी दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। शायद एक पिता की या सभी पिताओं की ऐसी ही भावना होगी, पर इन सब के बावजूद भी
पिता उसका क्या करे जो समाज की तरफ से उस पर दबाव है, परिवार की तरफ से उस पर दबाव है, उसका अपनी तरफ से दबाव है कि उसने जो कुछ भी बनाया है, उसका जो भी क्रिएशन है वो मामूली नहीं हो सकता, उसे उदात्त, बड़ा और महान तो बनना ही है और उसके लिए कठोर श्रम करना होगा। भारतीय वाङ्मय में एक बहुत सुंदर कहानी है रामायण की, जिसमें राम जो कि युवराज हैं और पिता एक दिन कहते हैं कि तुम जंगल को चले जाओ। राम ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि अरे मेरी गलती क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपकी मजबूरी क्या है। कुछ सोचा ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं किया, कोई दूसरा थॉट ही नहीं लिया। वो तैयार हुए, ऋषियों मुनियों वाले वस्त्र पहने और जंगल की तरफ निकल गए। भारतीय वाङ्मय में हर पिता ये सोचता है कि उसका पुत्र राम जैसा क्यों नहीं है। सच पूछिए तो ये प्रश्न आपको अपने आप से और हमको अपने आप से भी पूछना चाहिए। क्या हम अपने पिता के लिए राम जैसे थे? नहीं ना।